बाबर का विद रेस्ट ऑफ द बैटर्स, तो क्या आपको नजर आता है? मेरा ये सवाल है, क्योंकि इसमें अब मिडिल ऑर्डर आपने ट्राई कर लिया, नहीं हो पा रहा है, ठीक है, आपने ओपनर हिला के भी देख लिए, तो भाई बीच में भी आके खेल के देख ले। देखें, फिक्स करना है ना किसी चीज़ को, टीम में अगर प्रॉब्लम है या किसी घर में प्रॉब्लम होती है तो आप उस चीज़ को फिक्स करते हैं, ठीक है। कोई नलका खराब हो जाए, कोई पाइप लीक करना शुरू हो जाए तो आप उसे फिक्स करते हैं कि नहीं? राइट। तो अब आपको वो प्रॉब्लम नज़र आ रही है, जो आपका बेस्ट बैटर है और ऊपर से आपका कैप्टन भी है, तो उसको शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट, ठीक। और उसमें जो प्रॉब्लम है वो आपके मिडिल ऑर्डर में है। मुझे ये लगता है कि इनमें ये दे आर स्किलफुल इनफ, जो इफ्तिखार है, जो आज़म है, इनके साथ कोई बंदा चाहिए जो उनको गाइडेंस दे सके वहाँ मिडिल में खेलते हुए। ठीक। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और वो बाबर से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। एक तो वो दूसरे एंड से स्ट्राइक रोटेशन करना भी उसके लिए बहुत ईजी है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर को जो है जी ओपन ही करनी है, नहीं, यहाँ प्रॉब्लम है, उसको फिक्स करने के लिए अब आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, एंड बाबर इज द बेस्ट ऑप्शन। इन दैट सिचुएशन, आई मीन, पाकिस्तान अगर अपनी कॉम्बिनेशन बना रहा है ऐसी ही कंडीशंस के लिए, ऐसी ही विकेट है, तो फिर क्या कॉम्बिनेशन होनी चाहिए बॉलिंग वाइज? देखिए, अगर तो ऐसी कंडीशंस हैं जो हिट द डेक हार्ड वाले बॉलर्स हैं उनको ज़्यादा सक्सेस मिल रही है, तो उसमें मैं अब्बास अफरीदी का भी सोचूंगा, क्योंकि वो स्विंग बॉलर नहीं है, वो सीम अप बॉलर है, और वो इस वेन्यू पे नो डाउट सीधा किसी को इतना बड़ा मैच खिलाना एक मुश्किल वो सिनारियो बन जाता है। लेकिन आपको यहाँ पे खिलाना पड़ेगा अब्बास अफरीदी को, आप नसीम शाह को खिलाएं। देखें, उसमें आपको 4 पेसर तो आपने खिलाने हैं, अब आपको यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा, और वो ये करना पड़ेगा आपको कि आपको आमिर जो है उसकी जगह आप उसको खिला सकते हैं अब्बास अफरीदी को, एंड रेस्ट ऑफ द पेसर्स जो हैं वो सेम रह सकते हैं, क्योंकि ऑलराउंडर आपके पास है नहीं, तो आप जाएंगे 4 पेसर्स के साथ। और दूसरा, आपको देखें, इंडियन बैटर्स या मोस्टली जितने बैटर्स हैं, इंग्लैंड की टीम को निकाल के मेरा नहीं ख्याल कि कोई उसको खेला है, क्या नाम है उसका, इब्रार को, तो आप उसको एक लेके आए बीच में, क्योंकि आपके पास एक भी वीक लिंक नहीं होना चाहिए अभी आपके अटैक में, क्योंकि हाई स्कोरिंग मैच मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो आप मैं अब्बास अफरीदी को जो है वो ज़रूर बॉलिंग लाइनअप में डालूंगा, क्योंकि वो इन कंडीशंस में वो हैंडी हो सकता है। बाजिद, ये तो बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होगी, इतनी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग तो मुश्किल है। फिर ओन नहीं करनी तो 15 साल बाद करनी है। मुझे लगता है इमाद वसीम का होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली ये पिच बिल्कुल सूटेबल है उसकी, जो नए बॉल से भी और जो बीच पे बॉलिंग करेगा वो भी ऐसा बॉलर है जो कि आगे बॉल नहीं फेंकता, और स्टम्प्स ज़्यादातर मोस्ट ऑफ हिज डिलीवरीज हिट द स्टम्प्स, तो वो ऐसी पिच पे इफेक्टिव हो सकता है। अब मसला ये है कि कल यहाँ पे एक और मैच है, न्यूयॉर्क में ही मैच है एक और, नीदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका का। अब अगर तो जैसे कि लग रहा है कि ये सबसे उनकी बेटर पिच है, अगर इस पर एक और मैच हो जाए और फिर पाकिस्तान खेले तो ये शायद पिच और स्लो हो जाए, तो शायद जो हम बात कर रहे हैं कि फास्ट बॉलर 4 होने पड़ेंगे, शायद फिर वो स्पिनर की तरफ चले जाए। लेकिन 4 ही स्ट्रिप्स हैं, 4 ही पिचेज़ हैं न्यूयॉर्क में, इन्होंने अब ये तीसरी दफ़ा इस्तेमाल कर लिया। कल अगर दूसरी पे शिफ्ट करेंगे तो फिर नीदरलैंड्स के साथ ज्यादती है। एक चीज़ और भी है, अगर स्पिन चले स्लोअर साइड पे चला जाता है ये पिच, फिर भी मुझे ये लगता है कि आपके पेसर्स जो हैं वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं अगेंस्ट इंडियन बैटिंग लाइनअप। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने अपना कॉम्बिनेशन स्पेशली बैटिंग लाइनअप चेंज किया हुआ है, बहुत सारे लेफ्टीज़ हैं, राइटीज़ भी हैं, तो वो हमेशा एक लेफ्टी राइटी खेल रहा होगा, ये चांसेस हैं, और उसमें जो है वो वैसे भी वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। पेसर जो है वो फिर भी हैंडी होगा अगर स्लोअर साइड पे भी ये पिच जाता है। जी, 4 पेसर्स पर या फिर हमें 4 सीमर्स तो आपको खिलाने हैं, और एक आज़म खान की जगह इमाद अगर फिट है तो इमाद आ जाएंगे टीम में। अगर इमाद वसीम फिट नहीं होते तो मेरे ख्याल में फिर हमें देखना चाहिए सैम अयूब की तरफ, क्योंकि आज़म जो उसका कॉन्फिडेंस लेवल इस टाइम है, आई डोंट थिंक सो कि इतना बड़ा प्रेशर मैच वो हैंडल कर पाएगा। दूसरा ये है कि वो जो आपके 4 सीमर्स के साथ स्पिन की ऑप्शन है, थोड़ा सा कुशन है, अगर सैम खेलेंगे तो वो भी आपको मिल सकता है। अब दूसरी प्रॉब्लम जो है आ रही बाजिद, वो तो ये है कि ठीक है सारी कॉम्बिनेशन आपने बना ली, पिछले मैच में सबसे बड़ी जो पाकिस्तान की प्रॉब्लम, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, मैं क्या करूँ, आप हार गए हो यूएसए से, तो अगर आप यूएसए से हारे हो तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होंगी।
But another problem obviously was कि the shot selection, you know, the runs कौन करेगा, because जिस किस्म की wickets हमने उस दिन देखी, जो dismissals हमने देखे पाकिस्तान के, I mean कोई there were no real demons in the pitch अगर देखा जाए, but वही बात हो जाती है कि जिस किस्म की shots थी, you know, they were all sort of almost throwing their wickets away. कह लें कि पहले 2-3 ओवर आप कह लें कि थोड़ा पिच मुश्किल था, लेकिन उसके बाद कोई ऐसे नहीं था कि इस पर रन्स ना हो, और स्पेशली जब वो पार्ट निकल गया है उसके बाद आप पाकिस्तान अगेंस्ट 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स जिनका बॉल टर्न नहीं हो रहा, उनसे आउट हो जाना वो फिर अलार्मिंग बात है. वो गोज बियॉन्ड द स्किल ऑफ द प्लेयर. द स्किल ऑफ द प्लेयर तो मौजूद है. आज़म खान की हमने बात की, वो ऐसे स्पिनर्स को तो आम रूटीन में उनको छक्के मारता है. जो बाकी आपके बैटर्स हैं, इवन इफ्तिखार ऐसी बॉलिंग को, अगर ये मैच PSL या इवन नेशनल T20 का मैच होता तो ऐसी बॉलिंग को इफ्तिखार नहीं छोड़ता. तो वो स्किल लेवल पे बात नहीं गई, वो मेंटल लेवल पे बात की है. स्किल लेवल पे अगर होती तो ये ऐसी बॉलिंग से, मतलब ऐसी बॉलिंग ये हर दूसरे दिन खेलते हैं नेशनल T20 में या PSL में, उसमें एक्सपोज हो जाते. ये ऑब्वियसली वर्ल्ड कप के मैच में और उस एक्चुअल गेम का प्रेशर है, मेंटल कोई ब्लॉक है जिसकी वजह से आप ये मैच. और दूसरा ये कैसे है कॉन्फिडेंस कि मिलेगा वो. एक और चीज़ भी आप देखेंगे, जब आपको नज़र आ गया और आप जब स्टैट्स भी देखते हैं, आप टीमों को एनालाइज करते हैं, आपको पता है कि उनके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर है और वो यूज़ कर रहे हैं उनको पावर प्ले में, और डिफ़िकल्टी हो रही है. जब आपका एक बैट्समैन आउट होता है तो फिर आपके पास लेफ्ट हैंडर है टीम में, तो आप वहाँ पे क्यों नहीं सोचते प्रोएक्टिवली कि ठीक है तो हम उसे ओपन क्यों नहीं करा लेते उस मैच में. ओपन अगर करा लें, दो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, हम उस लेकिन मैच आप- के लिए ओपन करा चले दें. आप उसको भी नहीं चेंज करें तो एटलीस्ट जब आपको नज़र आ जाता है कि यार ये लेफ्ट आर्म स्पिनर पे हम फंस रहे हैं, 2 ओवर में निकल गए हैं और इनकी हमने जो प्लानिंग है उसको ब्रेक करना है, जस्ट सेंड फ़खर 3 पे आप उसको भेज सकते हैं. तो बात वही है कि प्रोएक्टिवली हमने नहीं सोचा इस मैच में थ्रू आउट. हमने अलाउ किया पोजीशन को कि ठीक है आप जो कर रहे हैं, आप अपनी प्लानिंग को पूरा उसके साथ मैच को लेके चलें, कहीं पे भी उसको ब्रेक करने की हमने कोशिश ही नहीं. अब तो ये वही बात होगी ना, आप सोच के आए हैं ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਨੇਰੀ ਆਏ ਤੇ ਬੱਦਲ आए होना हुई जे उसके अलावा कुछ नहीं होगा. मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए. आप देखें ये फॉर्मेट ऐसा है, इवन टू सम एक्सटेंट ODI भी जो है उसमें भी आपके बैटर्स जो हैं दे आर फ्लेक्सिबल, उनको कहीं किसी भी नंबर पे भेजा जा सकता है. तो आप मतलब एक फॉर्मेशन से नहीं खेलते रहेंगे. एक फॉर्मेशन से खेलेंगे तो आप इतने अच्छे एनालिस्ट हैं, वो फौरन से बता देते हैं जी ये होगा ये होगा ये होगा, वो आगे रेडी होते हैं. चले ये तो हो गया ना. ये बताएं कि वर्ल्ड कप से पहले या इवन हर सीरीज से पहले ये वर्ड बहुत यूज़ होता है कि हम फ्लेक्सिबल होंगे. ना आप बैटिंग में फ्लेक्सिबल होते हैं और ना आप बॉलिंग में फ्लेक्सिबल होते हैं. जब मैच आता है तो आप ऐसे स्टिफ होते हैं जैसे लकड़ हो जाते हैं. तो वो ना आपने बैटिंग में कोई फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं और बॉलिंग में तो आप भूल ही जाए ना कि कभी कोई फ्लेक्सिबिलिटी होगी. ये सेट बॉलर्स है, यही बॉलिंग करेंगे. इसके अलावा इनको हमने इधर यूज़ नहीं करना, इसको मैं इधर नहीं यूज़ कर सकता, ये यहीं पे बॉलिंग करेगा. तो वो फ्लेक्सिबिलिटी कहने को है, करने को नहीं है.